अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ हमारी एक व्यूअर से जिनका नाम है बिंते हवा। माफ़ी मैं यूँ मांगना चाहता हूँ कि वो पिछले 2 हफ्ते से मुझे एक ईमेल कर रही थी, लेकिन इत्तेफाक ये था कि वो ईमेल डायरेक्ट स्पैम में जा रही थी और ये मेरी कोताही है कि मैं स्पैम चेक नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से न सिर्फ इनकी ईमेल बल्कि कई ईमेल्स मुझे नहीं मिली। आज इत्तेफाक ये हुआ कि स्पैम चेक करना हुआ और न सिर्फ बिंते हवा की ईमेल बल्कि कई और दूसरी ईमेल्स भी मुझे मिल गई हैं। अब सिलसिला ये है कि क्योंकि बिंते हवा बहुत दिनों से ये ईमेल कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उन्हीं की ईमेल पढ़ लेनी चाहिए। और मेरे दोस्तों, आप में से जिन जिन की ईमेल मैं अभी तक नहीं पढ़ सका हूँ, तो मैं आप लोगों से भी बहुत माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये ऑलमोस्ट कोई 20-25 ईमेल्स हैं जो कि स्पैम में थी और अब मैंने डाउनलोड कर ली हैं, तो इंशाल्लाह इस महीने में मैं वो सारी ईमेल्स ज़रूर पढ़ूंगा। तो चलते हैं अब हम बिंते हवा के वाक़े की तरफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बिंते हवा का जो ये वाक़या है, ये वाकई बहुत ज़्यादा खौफनाक है और अगर आप रात में माहौल बनाकर इसको सुनेंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं और बिंते हवा की ज़बानी ही उनका वाक़या सुनते हैं। मेरे वालिद फ़ौज में थे और 2 साल पहले फ़ौज से रिटायर हो गए। हम लोगों को फ़ौज की तरफ से क्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब हम लोगों को घर का मसला दरपेश था क्योंकि हमारा अपना कोई ज़ाती मकान न था। इस्लामाबाद में रिंग रोड के करीब हमारे अब्बू ने एक प्लॉट लिया हुआ था, तो उनको सबने मशवरा दिया कि अभी रिटायरमेंट पर आपको अच्छी रकम भी मिली है तो बेहतर है कि उधर मकान बनवा लिया जाए। इस तरह हम लोग उस वक्त अपने ताया के घर में शिफ्ट हो गए और फिर ये प्लान करके उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। अब इस दौरान में हम लोग अपने ताया के घर में शिफ्ट हो गए थे। ताया का घर रावलपिंडी चमनजार कॉलोनी में था। ताया ने ही अब्बू को मकान बनवाने का भी मशवरा दिया था और जब तक मकान की तामीर होती तब तक के लिए हमारी रहाइश का भी बंदोबस्त अपने ही घर में कर लिया था। ताया का घर 1 मंजिला बना हुआ था। पहली मंजिल पर उनकी रिहाइश थी, जबकि निचली मंजिल में 2 कमरे और एक बहुत बड़ा सा सहन था जो कि उमूमन गेस्ट के लिए खास किया गया था। क्योंकि ताया एक सियासी आदमी थे तो अक्सर उनके यहाँ मेहमान आया करते थे और इलेक्शन के दिनों में भी उन रूम्स में मीटिंग्स हुआ करती थी, वरना वो रूम्स उमूमन खाली ही रहा करते थे। उन रूम्स के दरवाजे ना जाने क्यों पूरे ऊपर छत तक नहीं बने हुए थे। शायद हवा और रोशनी के लिए आधा फुट का खला रखा गया था जो दिखने में बहुत ही अजीब लगता था। हम अपने ज़रूरी सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए थे। मेरे उन्हीं दिनों पेपर्स ख़त्म हुए थे तो मेरी अब छुट्टियाँ ही थीं। घर में सारा वक्त फारिग हुआ करती थी। उस घर में अजीब सी पुरअसरारियत थी। शुरू दिन से ही घबराहट हुआ करती थी। हर वक्त ऐसा महसूस होता कि मैं अकेली नहीं हूँ और यही बात अम्मी ने भी महसूस की थी। बातों बातों में मुझे बताया कि जब किचन में काम कर रही हूँ तो बार बार ऐसा महसूस होता है कि पीछे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है। उसका साया अंदर पड़ रहा है, लेकिन हकीकत में वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। ये सिर्फ अम्मी को महसूस होता था। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। कभी अगर मैं वॉशरूम जाऊं तो डोर के नीचे से बाहर किसी के खड़े होने का साया नजर आता था, जबकि बाहर कोई मौजूद ना होता था। क्योंकि घर में उमूमन मैं और अम्मी ही हुआ करते थे। अब्बू रिटायरमेंट के बाद से सारी तवज्जो घर की कंस्ट्रक्शन पे दे रहे थे। अम्मी और मैं रोज एक दूसरे को ये बातें बताते और चारों कुल पढ़कर दम कर लिया करते थे। इसके अलावा ताया की बेटी ने भी जहां हम रह रहे थे उस निचली मंजिल से मुताल्लिक कई कहानियां सुना दी थी। उसका कहना था कि कुछ साल पहले इलेक्शन के दौरान यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसमें एक वर्कर मारा गया था। तब से ही यहाँ अजीब हालात हो गए हैं। उसका कहना था कि निचली मंजिल पे उन लोगों को भी बहुत डर लगता है, इस वजह से वो लोग नीचे बिल्कुल भी नहीं आते। हत्ता कि पार्टी के वर्कर्स भी अब अकेले यहाँ नहीं बैठते थे, खासकर रात में तो रुकते ही नहीं थे, वरना इससे पहले पूरी रात यहाँ बैठक लगा करती थी। ताई ने भी अपनी बेटी को नीचे आने से मना किया हुआ था, तो जब उसको मिलना होता तो वो मुझे आवाज़ देकर ऊपर बुला लेती थी। अब जब भी कभी मैं उससे मिलने के लिए ऊपर मंजिल पे जाती तो थोड़ी देर में हमारी अम्मी के नीचे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती। वो मुझको आवाज़ें देकर नीचे बुला लिया करती, क्योंकि उनका कहना था कि अकेले में तो उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, घर के हर तरफ में किसी का एहसास होता है।
अब उधर दूसरी तरफ हमारा मकान बन रहा था और यही दुआ करते थे कि जल्द से जल्द बन जाए ताकि हम इस घर को छोड़ दें। एक रात ऐसा हुआ कि अब्बू हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में ही मिस्त्री के साथ रुक गए और घर में मैं और अम्मी अकेले थे। रात हुई तो मैंने अम्मी से कहा, आप मेरे साथ ही सो जाइए और सहन में भी बल्ब जलता रहने दीजिए। उस दिन ताई के घर उनके मैके वालों की दावत थी और मैं सारा दिन उनका हाथ बटाते बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात में डर ज़्यादा लगता था, लेकिन थकन की वजह से थोड़ी देर में मैं सो गई। रात के किसी पहर अम्मी ने मुझे जगा दिया। अम्मी ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ रही थी और दरवाजे की तरफ फूंक मार रही थी। मैंने जागते ही जब ये सब देखा तो मुझे और डर लगने लगा। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उनसे पूछूं कि क्या हुआ है। बस उनकी ये अजीब हरकतें देखकर तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। फिर अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम डोर की तरफ बिल्कुल भी मत देखना और चारों कुल पढ़ती रहो। लेकिन जब अम्मी ने डोर को देखने से मना किया तो मेरी ना चाहते हुए भी उधर नजर जाने लगी। सहन में शायद बल्ब बंद था क्योंकि सिर्फ चांद की थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी। डोर के ऊपर खाली जगह से सहन से आती रोशनी में दो पैर नजर आ रहे थे, जैसे कोई सर के बल खड़ा हो। वो पैर एक तरफ से दूसरी तरफ हवा में चलते हुए जाते। जैसे ही पैर नजर आते अम्मी जोर जोर से व्रत करने लगती और मैं आंखें बंद कर लेती। काफी देर तक ऐसा ही होता रहा, लेकिन मैंने आंखें खोल कर नहीं देखा। सिर्फ अम्मी के आवाज के तेज और मध्यम होने से ही मैं अंदाजा लगा रही थी कि वो जो भी चीज है वो नजर आ रही है या नहीं। कोई घंटा डेढ़ घंटा यही हालत रही और इस दौरान डर से ये भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ताया को कॉल करके नीचे बुला लूं, क्योंकि मोबाइल डोर के पास रखी हुई टेबल पे चार्ज पे लगा हुआ था। फजर की आजानों की आवाज आई और रोशनी हुई तो मैंने महसूस किया अम्मी व्रत करते करते रुक चुकी हैं। अम्मी ताई को आवाज देने लगी। काफी बार आवाज देने पर ताया नीचे आकर डोर बचाने लगी। तब अम्मी ने हिम्मत की और उठकर दरवाजा खोल दिया और ताया को देखते ही रोने लग गई। हमारे ताया, जो खुद निचली मंजिल के हालात को अच्छी तरह जानते थे, वो समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है रात में। वो उसी वक्त हम दोनों को ऊपर अपने घर ले गए। मैं भी अम्मी को देखकर रोने लग गई थी। थोड़ी देर में तसल्ली हुई तो अम्मी ने पानी पिया, मुझे चुप कराया, फिर पूरी कहानी बताई कि रात में हुआ क्या था। बकौल अम्मी के मैं तो सो गई थी, लेकिन अम्मी को अब्बू के घर ना होने की वजह से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि घर में जो भी चीज़ थी वो अम्मी को पहले भी डरा चुकी थी। इसीलिए वो बार बार कभी लेट जाती, कभी कमरे में टहलने लगती। अम्मी कहती हैं कि बस मेरा यही हाल था, कभी लेटती कभी जागती, कि मुझे कमरे के दरवाजे पर कुछ खुरचने की आवाज़ आने लगी। अम्मी एकदम डर गई और अब्बू का नाम लेकर पूछा कि आप वापस आ गए हैं, लेकिन कोई जवाब ना आया। थोड़ी देर में कुंडी हिलाने की फिर आवाज़ होने लगी। असल में वो डोर लोहे का था और रात के वक्त उसके हिलने से या कुंडी हिलाने की आवाज कमरे में गूंजती थी। जब बाहर से कोई जवाब नहीं आया तो अम्मी डर से मेरे पास आके बैठ गई, लेकिन डोर को देखती रही। उसी वक्त सहन में जो बल्ब जल रहा था वो एकदम टूट गया और बाहर अंधेरा छा गया। अम्मी मुस्तकिल डोर के ऊपर जो खाली रोशनदान सा बना था वहां देख रही थी। अम्मी कहती हैं, मैं अंधेरे में बार बार गौर से देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। तो मुझे अचानक दो आंखें नजर आईं जो बिल्ली की आंखों की तरह अंधेरे में चमक रही थीं। उस वक्त तो मैं ये समझने लगी कि कोई बिल्ली घर में घुस आई है और सोचा कि दरवाज़ा खोलकर उसको भगा देती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और ऊपर रोशनदान की तरफ नजर उठी तो वहाँ हवा में दो पैर नजर आ रहे थे, जैसे कोई सर के बल खड़ा हो, लेकिन वो बाकायदा हवा में चल रहा हो।
یہ دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی اور میں بھاگ کر بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ صبح تک مسلسل یہی معاملہ ہوتا رہا۔ وہ پیر ہوا میں نیچے سے اوپر کی طرف چلتے ہوئے نظر آتے اور ڈور پر کبھی کچھ کھرچنے کی، کبھی کنڈی کھولنے کی آواز ہوتی۔ جب روشنی ہوئی تب جا کر وہ نظر آنا بند ہوئے اور تب میں نے تم لوگوں کو اوپر آواز دی۔ امی کی باتیں سنتے ہوئے تایا کے چہرے پر تشویش تو تھی، لیکن وہ ایسے سن رہے تھے جیسے امی کوئی نئی بات نہیں بتا رہی، جبکہ تائی اور ان کی بیٹی ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ تایا نے جواب میں کوئی بات نہیں کی، بس ہم کو کہا کہ نیچے مت جانا، اور یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد نچلی منزل سے جہاں ہم رہ رہے تھے، تایا ایک دو مرد حضرات کے ساتھ آتے جاتے رہے، اور جب بھی ہمیں کسی کے آنے کی آواز آتی ہم نیچے جھانکتے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر تک ابو بھی آ گئے تھے۔ تایا ان سے پہلے ہی ملاقات کر چکے تھے اور ان کو ساری بات معلوم ہو چکی تھی، بلکہ وہ باتیں بھی معلوم ہو گئی تھیں جن کا ہمیں آج تک علم نہیں ہے۔ تایا ہمارا ضروری سامان، کپڑے وغیرہ سب اوپر دے کے جا چکے تھے۔ اس کے بعد 1 مہینہ اور ہم تایا کے گھر میں اوپری منزل پر ہی رہے۔ اس دوران میں تایا نے اوپری منزل کا راستہ بھی گھر سے الگ کر دیا تھا، مطلب پہلے نچلی منزل کے مین ڈور سے گھر میں آ کر سیڑھیوں سے اوپر آنا ہوتا تھا، لیکن اب ڈائریکٹ گلی سے ڈور نکال کر سیڑھیاں بنا دی گئی تھیں تاکہ نچلی منزل پہ کسی بھی طرح سے جانا نہ ہو۔ نچلی منزل مکمل طور پہ بند کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب ہم اپنے گھر چلے گئے اور 2 سال بعد الیکشن آئے، وہ نچلی منزل کا گھر تب بھی نہیں کھولا گیا۔ نہ جانے وہاں کیا مسائل تھے، کس طرح کے اثرات ہیں وہاں، جو اتنی سختی کی گئی ہے، اور اس رات میں اور امی وہاں اکیلے تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر امی نہ جاگ رہی ہوتی اور پوری رات قرآن نہ پڑھتی رہتی، جس کی وجہ سے وہ چیز روم میں اندر نہیں آ سکی تھی، تو ہمارا کیا ہوتا؟ اب ماشاءاللہ ہم اپنے نئے گھر میں رہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کافی ویران علاقے میں ہے، ادھر ابھی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس ویرانے میں بھی یہاں گھر میں سکون ہے۔ لیکن تایا کا گھر جو گنجان علاقے میں ہے، اب بھی وہاں جانا ہوتا ہے تو ان بند کمروں کو دیکھ کر وہ رات یاد آ جاتی ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ سن کر میں سوچ رہا ہوں کہ واقعی میں اگر اس رات بنت ہوا کی امی نہ جاگ رہی ہوتی اور وہ جو بھی عجیب مخلوق تھی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت خطرناک چیز تھی، کیونکہ اسی وجہ سے وہ گھر مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ تایا جن افراد کے ساتھ بار بار نچلی منزل پر جا رہے تھے وہ یقیناً کوئی عامل وغیرہ ہوں گے، اور انہوں نے ہی یہ مشورہ دیا ہوگا کہ اس منزل کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے، کیونکہ شاید جو چیز وہاں رہ رہی تھی وہ اتنی خطرناک تھی کہ اس کو نکالنا وہاں سے ناممکن تھا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی چیز وہاں پر رہ رہی تھی اس کے عامل کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہوں۔ مجھے زیادہ اس بات پہ شبہ اس لیے ہے کہ تایا اوپری منزل میں تو رہ رہے تھے، اگر پورے گھر میں آسیب ہوتے تو وہ اوپری منزل پہ کبھی نہ رہتے، لیکن اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عاملوں کے کہنے پر ہی وہ نیچے کی منزل بند کر دی گئی تھی، تاکہ وہ جو بھی مخلوق وہاں رہتی ہے وہ صرف اسی پورشن میں رہے، اوپر کے پورشن میں اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ میں تو بس یہ سوچ سکتا ہوں، حقیقت تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، حقیقت تو بس ان کے تایا ہی جانتے ہیں یا پھر خدا۔ دوستوں، آپ بنت ہوا کے واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بنت ہوا ان کمنٹس کو پڑھ لیں گی۔ بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجیے۔